फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं सेकंड पार्ट करने। वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कमांडर एंड हिज वॉरशिप रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस अब्रॉड, इंडियाज ब्रेवेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसको देखो। बहुत ही कमाल की ट्रू स्टोरी है। तो अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं और कोशिश करूंगी कि यहाँ पे भी लिंक लगा दूं। अगर भूल गई तो आप बस सर्च कर लेना इसी टाइटल से चैनल पे और आपको मिल जाएगा। तो अब शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। 45 मिनट। ये दोनों नेवल ऑफिसर जानते थे कि इतने कम समय में सभी भारतीयों को रेस्क्यू करना मुश्किल नहीं, असंभव था। उनको पता था कि यहाँ पे वो है। इन सभी सिविलियंस को किसी भी प्रकार के वर्जित सामान के लिए चेक करने के अलावा एक और खतरा ऐसा था जिसके लिए क्रू को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना था। ये खतरा था भेड़ की खाल में छिपने वाले भेड़ियों का खतरा। अपने शरीर से विस्फोटक लपेटे कोई आतंकी जो 500 भारतीयों से लदे इस जहाज को बड़े ही आराम से जल समाधि दिला सकता था। उनमें से कोई ऐसा ना हो जाए जो बॉम्ब लगा के। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए कमांडर मोकाशी अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नई दिल्ली के नेवी हेडक्वार्टर से एक और आदेश आता है, बिना कोई समय गवाए तुरंत सभी भारतीयों को लेके वहां से निकल जाओ। क्यों? जेंटलमैन, इस मिशन पर हमारे देश का सम्मान निर्भर करता है। ये सभी हमारे लोग हैं और अभी अभी एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। अपने क्रू को मोटिवेट करते हुए कमांडर मोकाशी कहते हैं, इन लोगों को अपना घर बार, मकान, दुकान सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। इनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी हैं और हमें इन सभी को बहुत ही कम समय में यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन हमें इनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव भी करना है। कोई इनके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, इनको धमकाएगा नहीं। सख्ती से काम लेना है लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। 5 सेकंड के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे परिवार को भी बिल्कुल ऐसे ही नरक से गुजरना पड़ रहा है। अपनी ये बात पूरी करते ही कमांडर मोकाशी पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं, जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग आवर पीपल होम। टच कर गया दिल को। कमांडर मोकाशी के इन शब्दों को सुन जोश से भर चुका एनएस सुमित्रा का क्रू बोर्डिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। नागरिकों के सामान की स्कैनिंग करने के बाद उसको शिप के एक अलग हिस्से में रख दिया जाता है और हर नागरिक की फोटो खींचने के बाद हाथों से उसकी तलाशी भी ली जाती है। क्योंकि एनएस सुमित्रा के क्रू में एक भी महिला नहीं थी, इसलिए इन भारतीय नागरिकों में से ही कुछ बुजुर्ग महिलाओं को बाकी सभी महिलाओं की तलाशी लेने का जिम्मा सौंप दिया जाता है। ये भी तो बहुत प्रॉब्लम। आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ सिक्योरिटी की 2 लेयर्स बनाई जाती हैं। बाहर वाली लेयर में 8 मार्कोस को डिप्लॉय किया जाता है जिनका काम शिप की तरफ बढ़ने वाली किसी भी बोट या वेसल को न्यूट्रलाइज करना था। अंदर वाली लेयर में हथियार बंद नेवल सेलर्स की एक क्विक रिस्पांस टीम को डिप्लॉय किया जाता है जिसका काम बोर्डिंग पॉइंट के आसपास के एरिया पर नजर बनाए रखना था। आईएनएस सुमित्रा में बोर्ड कर रहे भारतीयों में कई लोग ऐसे भी थे जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए सबसे पहले शिप पर डिप्लॉयड डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों की जांच कर उन्हें दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। इन भारतीय नागरिकों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 24 घंटों से अन्न का एक दाना तक भी नहीं खाया था। इसीलिए बोर्ड करते ही हर व्यक्ति को सबसे पहले खाने के लिए सैंडविच और पीने के लिए पानी और चाय कॉफी दिया जाता है। आईएनएस सुमित्रा का क्रू पहले ही अपने केबिन्स खाली कर चुका था। चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो या फिर डॉर्मेट्री में रहने वाला एक रंगरूट, अपना बिस्तर खाली करते समय किसी भी नौसैनिक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती। आईएनएस सुमित्रा की रसोई, जिसके पास 150 लोगों का खाना बनाने की क्षमता और राशन था, अब उसे 500 लोगों का पेट भरना था। इसीलिए इंडियन नेवी का एक क्रू निर्णय करता है कि जब तक हर एक भारतीय सिविलियन पेट भर के खाना नहीं खा लेता तब तक उनमें से कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। अरे बाप रे, अमेजिंग। आखिरी भारतीय नागरिक के बोर्ड करते ही मार्कोस टीम और क्यूआरटी अपनी रेडी टू फायर पोजीशंस को छोड़ वापस आईएनएस सुमित्रा में चढ़ जाते हैं और इंडियन नेवी का यह समुद्री दैत्य अपनी बर्थ से बाहर निकलना शुरू कर देता है। जल्द से जल्द एडन की खाड़ी से बाहर निकलने के लिए जहाज पूरी रात अपनी फुल स्पीड पर सेल करता है।
शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुके ये भारतीय नागरिक आज कई रातों के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसी सुरक्षा का कंबल ओढ़ ये चैन की नींद सो जाते हैं। छोड़ा क्या? I hope not. अगले दिन सुबह 7 बजे INS सुमित्रा जिबूती पहुंच जाता है, जहां भारत के विदेश मंत्री जनरल VK सिंह अपने 350 नागरिकों का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। यमन से 350 भारतीयों को रेस्क्यू किए जाने की एक खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। आंखों में आंसू लिए शिप से नीचे उतर रहे सिविलियंस और मुस्कुराते हुए उनको नीचे उतार रहे इंडियन नेवी के सेलर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं, बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेजेस पर छपने लगती हैं। INS सुमित्रा को रीस्टॉक किया जाने लगता है और इसके क्रू को आराम करते अभी 2-3 घंटे ही हुए होते हैं कि तभी नई दिल्ली से कमांडर मोकाशी के लिए नए ऑर्डर्स आ जाते हैं। इस बार उन्हें यमन के एक दूसरे हिस्से से भारतीयों को बाहर निकालना था, एक हिस्सा जो आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। 1 अप्रैल के ही दिन यमन के अल हुदैदा शहर में स्थित एक विशालकाय डेयरी फैक्ट्री के ऊपर सऊदी विमानों ने ताबड़तोड़ बम बरसाए थे। भारतीयों की एक बड़ी तादाद अल हुदैदा में रहती थी और कई भारतीय भी इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस हमले में भारतीय खून जरूर बहा होगा। इसी चिंता में डूबे कमांडर मोकाशी और उनके साथी अपने जहाज को फुल स्पीड पर अल हुदैदा की तरफ सेल करना शुरू कर देते हैं। एडन के मुकाबले अल हुदैदा तक पहुंचना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। यहां आने वाले जहाजों के लिए दिन में ही आने और वापस लौटने के सख्त निर्देश जारी किए गए थे। इसके ऊपर से कमांडर मोकाशी के पास इस पोर्ट के नेविगेशनल मैप्स तक नहीं थे। अगर उनके पास कुछ था तो यहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑर्डर। आसमान में गरज रहे सऊदी विमानों के शोर के बीच एक छोटे से चैनल से होते हुए INS सुमित्रा अल हुदैदा की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन एक बात जो इसके क्रू को अभी तक नहीं पता थी वो ये कि इस शहर के ऊपर हाउदी नामक एक हथियारबंद बागी संगठन कब्जा कर चुका था। 2 अप्रैल की दोपहर होते होते INS सुमित्रा अल हुदैदा के बंदरगाह पर डॉक करना शुरू कर देता है। शिप पर मौजूद मार्कोस और हर एक हथियारधारी नौसैनिक मैक्सिमम अलर्ट मोड में कॉम्बैट पोजीशंस ले लेता है। INS सुमित्रा उस दिन दुनिया की सबसे खतरनाक जोन बन चुके इलाके में प्रवेश कर चुका था। INS सुमित्रा के डॉक करते ही हाउती बागियों के कुछ हथियारबंद आदमी जो इस बंदरगाह को अपने कब्जे में ले चुके थे शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको देखते ही शिप पर मौजूद हर बंदूक इन आदमियों की तरफ तन जाती है। कमांडर मोकाशी अपने आदमियों की तरफ बंदूकें नीचे करने का इशारा करते हुए शिप से नीचे उतरते हैं और इन बागियों की तरफ चलने लगते हैं। आपके देश में क्या चल रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हाउती बागियों को विश्वास दिलाते हुए कमांडर मोकाशी कहते हैं। हम यहाँ अपने देश के नागरिकों को वापस ले जाने आए हैं और मैं आपको वचन देता हूँ कि हम आपके घरेलू मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे किसी भी आदमी या सिविलियन को हल्की सी भी खरोंच आई तो मैं आपको एक और वचन देता हूँ कि यमन तो छोड़ो, पूरी दुनिया से हाउती नाम मिटा दिया जाएगा। इंडियन नेवी के इस निडर ऑफिसर के मुंह से ये शब्द सुन ये हाउदी बागी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अवाक रह जाते हैं और फिर एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने के बाद इनमें से एक आदमी कमांडर मोकाशी से कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास अपने लोगों को निकालने के लिए 2 घंटे हैं। 4 घंटे के बाद मुझे तुम्हारा शिप और शक्ल दोनों ही यहाँ नहीं दिखने चाहिए। ये कहते हुए ये हथियारबंद बागी अपने रास्ते लौट जाते हैं और कमांडर मोकाशी अपने क्रू को सिविलियंस की स्क्रीनिंग और बोर्डिंग शुरू करने का सिग्नल दे देते हैं। कुछ पंगा ना हो बस। क्रू की पूरी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ मौजूद सभी भारतीयों की बोर्डिंग कराने में घड़ी की सुई 4 से ऊपर चली ही जाती है और आखिरी भारतीय की बोर्डिंग पूरी होने के साथ साथ सूरज भी डूब चुका होता है। फिर 317 भारतीय नागरिकों को ले ये जहाज अभी अल हुदैदा के बंदरगाह से निकलता ही है कि एक के बाद एक 2 बॉम्ब इस बंदरगाह के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अपने डेक पर खड़े दृश्य देख रहे कमांडर मोकाशी अपने एक्सो को 25 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शिप को सेल करने का आदेश दे देते हैं और देखते ही देखते INS सुमित्रा बिना चांद की स्याह रात के अंधेरे में ओझल हो जाता है।
डेक पर मौजूद भारतीय बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार शिप देखा था और कई दिनों में आज पहली बार उनके माता पिताओं को भी उनकी कोई चिंता नहीं थी। ये बच्चे शिप के डेक पर शैतानियां करने में लग जाते हैं और उनके माँ बाप क्रू के साथ मिलकर बीमारों और बुजुर्गों की सेवा करने में। तो यही डर लगा रहता है। लगभग 24 घंटे बाद 3 अप्रैल की रात 317 भारतीय नागरिकों से लदा आईएनएस सुमित्रा बिल्कुल सही सलामत जिबूती के तट पर पहुंच जाता है। एडन और अलुदैदा के बाद आईएनएस सुमित्रा को यमन के ऐश शहर नामक एक कस्बे की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया जाता है, जहां हजारों भारतीय नागरिक पेट्रोल मसीला नाम के क्लियर नहीं हो रहा कि वापस जा रहे हैं वहीं जाते आ रहा है। समुद्री तट से लगा एक नामक एक शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था और अभी 2 ही दिन पहले अलमुकल्ला के ऊपर अलकायदा कब्जा कर चुका था। इतने सारे तो शिप में आ जाएंगे। 40 घंटों तक काफी स्पीड पर सेल करने के बाद आईएनएस सुमित्रा 5 अप्रैल की सुबह अलमुकल्ला शहर के पास से गुजरता हुआ अत्यंत खतरनाक समुद्री रास्ते से ऐश शहर की तरफ बढ़ने लगता है। नई दिल्ली से कमांडर मोकाशी को ऐश एयरपोर्ट के आसपास ही छोड़ रहे हैं इंटेलिजेंस भेज दी जाती है। इन मैप्स के अनुसार ऐश एयरपोर्ट सामान्य फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए नहीं था और यहाँ पर घाट भी नहीं बने हुए थे। इसका मतलब ये था कि आईएनएस सुमित्रा को इस पोर्ट पर डॉक नहीं किया जा सकता था। कोई दूसरा रास्ता न देख कमांडर मोकाशी निर्णय लेते हैं कि आईएनएस सुमित्रा पोर्ट से थोड़ी दूर पानी में ही अपनी पोजीशन होल्ड करेगा और भारतीय नागरिकों को बोट्स में बिठा पोर्ट से शिप तक लाया जाएगा। ये सब सोचने में आसान था, कहने में आसान था, लेकिन करने में नहीं। दिन के उजाले में सिविलियन से लदी बोट्स को बार बार सेल करवाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता था। एक बार फिर आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ पानी में कॉर्डन बना लेती है और शिप के डेक पर मौजूद नेवल सेलर्स भी अपनी गन्स को रेडी टू फायर मोड में तानते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं। सिविलियन से भरी पहली बोट अभी आईएनएस सुमित्रा तक पहुंचती ही है कि तभी मार्कोस की नजर उनके शिप की तरफ बढ़ रही कुछ छोटी बोट्स के ऊपर पड़ती है। इस समय तक इंडियन नेवी के रेस्क्यू मिशंस की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इंडियन नेवी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू कर रही थी, जिनमें पश्चिमी देशों के लोग भी शामिल थे। इसीलिए कमांडर मोकाशी को एकदम साफ इंटेलिजेंस दी गई थी कि अब वो यमन में जहां भी जाएंगे वहां आतंकी संगठन उनका इंतजार अवश्य कर रहे होंगे। ये सभी बोट्स आईएनएस सुमित्रा से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती हैं। ये कह पाना मुश्किल था कि किसमें सिविलियन सवार थे और किसमें आतंकी। कौन सी बोट मछलियों से भरी हुई थी और कौन सी बारूद से। कुछ भी हो जाए लेकिन बोर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। मार्कोस का टीम लीडर जैसे ही ये कहता है, 2 मरीन कमांडोज बिजली की फुर्ती से अपनी इजरायली मेड स्नाइपर राइफल्स को इन बोट्स की तरफ तान देते हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान इतिहास के सबसे तनावपूर्ण मानवीय रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जाता है। भारतीय नौसैनिक केवल 2 बोट्स का इस्तेमाल कर 203 सिविलियंस को इंडियन नेवी के इस वॉरशिप में बोर्ड करवाते हैं और इन कुछ घंटों के दौरान एक क्षण के लिए भी इस शिप पर मौजूद किसी भी बंदूक के ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई जाती। उन अनआइडेंटिफाइड बोट्स में से कुछ आईएनएस सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आती। 203 सिविलियंस की बोर्डिंग पूरी होते ही आईएनएस सुमित्रा फुल थ्रोटल मोड में सेल करना शुरू कर देता है और 7 अप्रैल की शाम तक जिबूती पहुंच जाता है, जहां अब तक इंडियन नेवी के 2 और वॉरशिप्स आईएनएस तरकश और आईएनएस मुंबई भी पहुंच चुके थे। ये भी जाएंगे क्या हेल्प करने? जिबूती में वापस से हर पल अपनी जान को खतरे में डाल भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर रहे आईएनएस सुमित्रा के क्रू को इस शाम पहली बार अपनी टांगे सीधी करने का समय मिलता है। कई दिनों के बाद आज पहली बार ये भारतीय नौसैनिक भारत में उनकी चिंता कर रहे अपने परिवारों से भी बात करते हैं। कमांडर मोकाशी भी कई दिनों के बाद अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते हैं। वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि रेस्क्यू मिशंस एकदम सामान्य से इन एंड आउट ऑपरेशंस हैं और इनमें जरा सा भी खतरा नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वो तो बहुत ही जल्द घर भी वापस आ जाएंगे। अपने परिवार से बात करने के बाद जब कमांडर मोकाशी फोन नीचे रखते हैं, तब उन्हें अच्छे से पता होता है कि यमन में अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है और उनके परिवार को उनसे मिलने के लिए अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा।
कमांडर मोकाशी के नेतृत्व में आईएनएस सुमित्रा 9 और 15 अप्रैल के दिन अल हुदैदा में 2 और रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, जिनमें क्रमशः 349 और 403 सिविलियंस को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जाता है। कुल मिलाकर आईएनएस सुमित्रा 1621 लोगों को बाहर निकालता है, जिनमें भारत समेत 26 अलग अलग देशों के नागरिक शामिल थे। इन 26 देशों में पाकिस्तान भी एक ऐसा देश था जिसके कई सिविलियंस का जीवन इंडियन नेवी के इस कमांडर और उसके क्रू ने अपनी जान दांव पे लगाकर बचाया था। जहां रह के पता चले दुनिया जुर्रत कर जाए टकराने की, पाएगा मौत की कब्र में खुद का। जो आग है गलती नहीं हमारी। फ्रेंड्स, कमाल की ब्रेवरी, ट्रू स्टोरी ब्रेवरी की, इतना अमेजिंग। अच्छा, मैं तो अगर इन्होंने सिर्फ एक ट्रिप ही लगाया होता तो भी मैं बहुत अमेज्ड होती, पर बार बार जाना, बार बार आना, और कितने ट्रिप्स उन्होंने लगाए हैं, कमाल है। और सुन के इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम उस कंट्री से हैं, उस कंट्री में पैदा हुए थे, उस कंट्री की मिट्टी से हम बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से दिखा रहे थे, पूरे वर्ल्ड में धूम मच गई होगी, क्योंकि इतना महान और अमेजिंग काम किया है। और बेस्ट पार्ट था कि खाली अपनी कंट्री के लोगों को नहीं, दूसरे नेशंस के भी जो लोग थे उनको भी लाए हैं, पाकिस्तानी को भी लेके आए। कौन कर सकता है ये? हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन डिफेंस जो है वो ही कर सकती है। इससे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, रियली। तो काफी अच्छा वीडियो था और काफी अच्छा लग रहा है। वही पॉइंट कि एक मिशन नहीं था, मल्टीपल मिशन से, कह रहे हैं 1600 समथिंग सिविलियंस को जो डिफरेंट कंट्रीज के थे उनको येमेन से निकालकर रेस्क्यू किया था। मुझे लग रहा है जो बोल रहे हैं डिबूटी वहां पे शायद लेके गए थे। तो ये अमेजिंग बात है कि एक पहले स्टार्टिंग इन्होंने की थी एक मिशन से, मगर उसका पता चला एक्चुअली एक मिशन नहीं थे, मल्टीपल मिशंस थे। और हर एक मिशन में बहुत खतरा होता है। और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, वो जो हौती थे या जो भी थे उनको, कि भैया हमें शांति से हमारे लोग लेके जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा इंटरनल अफेयर है वो भी क्लियर कर दिया कि हम तुम्हारे जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको उसमें इंटरफेयर करने नहीं आ रहे, तुम्हें जो करना करो, मगर सिविलियन लोग जो हमारे हैं उनको हम लेके जा रहे हो। अगर हमारे लोगों को तुम लेके जाने देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो हम तुम्हारे कोई मतलब पूरा वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि दुनिया को पता नहीं होगा। मतलब इतनी जबरदस्त धमकी मेरे ख्याल से जरूरी थी देनी। जिस तरीके के वो लोग थे, जिस तरीके के वहां पे आप कह सकते हैं जो आंदोलन चल रहा है, जो टेररिज्म चल रहा है, जो वॉर्स हो रही है, उनको एक ही भाषा समझ आती है। वो समझ गए थे कि इसी तरीके से कि तुम्हें वाइप आउट कर देंगे, वो छोड़ो कि तुम्हारा इंटरनल अफेयर क्या, अब तो हमारी प्रॉब्लम बन जाओगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे और हम एक बहुत पावरफुल कंट्री से आ रहे हैं। पहले क्लियर किया होगा कि हम इंडियन नेवी हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हम जो काम करने हैं हमें शांति से करने दो। और उन्हें करने दिया और उसके बाद देखिए कितने लोग आए। और ये न्यूज यूएस में भी आई थी कि इंडिया ने यूएस के सिविलियंस को भी यमन से निकाला है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी मिलती है ऐसे देखकर। और आई थिंक इसको और पॉपुलराइज करना चाहिए था और मीडिया में आना चाहिए था कि इंडिया का ये यहाँ पे जो ऑपरेशन था बहुत ही अमेजिंग था, वेरी नाइस। और मैं पता है इस वीडियो में क्या सोची जा रही थी, एक ये है और एक हमने वो पॉलिटिशियंस की वीडियो की। तो मैं कह रही थी काश पॉलिटिशियंस भी इस तरह के बन जाए तो कंट्री कहां से कहां पहुंच जाएगी हमारी। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत प्राउड फील होता है ऐसे वीडियोस देखकर। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।